कभी कभी लाइफ में हमें वो इंसान मिल जाता है जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उसी वक्त जिंदगी हमें दो रास्ते में एक चुनने के लिए मजबूर कर देती है, प्यार या अपने सपने। आज की कहानी भी ऐसी ही है, दो लोगों की जो एक दूसरे से इमेंस लव करते हैं, लेकिन उनके सपने और प्रायोरिटीज अलग थी। यही ये दो लवर्स की कहानी है जो एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन जब उनके सामने करियर, मैरिज और फ्यूचर का सवाल आया तो क्या उनका प्यार इन सबके सामने टिक पाया? इसी पूरी कहानी को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज की कहानी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मसूरी से, जहां हम मिलते हैं प्रीति से। मसूरी की पहाड़ियों के बीच प्रीति और चंद्र मिलकर एक छोटा सा कैफे चलाते हैं। ये कैफे सिर्फ अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से नहीं, बल्कि प्रीति और चंद्र की वजह से भी काफी फेमस है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और देखने पर लगता है कि इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चंद्र के चेहरे पर एक ऐसा दर्द है जो साफ बताता है कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। और फिर कहानी हमें 8 साल पीछे भोपाल ले जाती है, जहाँ चंद्र अपनी माँ के साथ होता है, जो उस पर शादी करने का काफी प्रेशर डालती है। इसी सिलसिले में आज चंद्र एक लड़की से मिलने वाला था जिसका नाम था सुधा। सुधा आते ही चंद्र को बताती है कि वो एक डिवोर्स लॉयर है और अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को छुपा कर नहीं रखती। जब लड़कों को उसके प्रोफेशन और उसके थॉट्स के बारे में पता चलता है तो ज्यादातर लड़के खुद ही पीछे हट जाते हैं। उसके कुछ बड़े ड्रीम्स हैं और वो शादी से ज्यादा अपने करियर और इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस देती है। चंद्र भी अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है और उसे कॉफी का भी अलग ही शौक है। वो जहाँ भी जाता है कॉफी अपने हाथ से बनाकर पीना पसंद करता है। बातें करते हैं और उन्हें एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगती है। हालांकि सुधा को आगे किसी और लड़के से भी मिलना था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है, जहाँ प्रीति से मिलने आता है राहिल, जो एक राइटर है और प्रीति भी अच्छा लगती है। कहीं न कहीं वो उसे पसंद भी करता है, लेकिन प्रीति के लिए राहिल की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में चंद्र पहले से ही मौजूद है। प्रीति और चंद्र सिर्फ कैफे के पार्टनर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट भी हैं। लेकिन प्रीति एक बात अच्छी तरह से जानती है कि चंद्र के दिल में आज भी सुधा मौजूद है। इसी के बाद कहानी फिर से पास्ट में आती है। चंद्र एक दूसरी लड़की से मिलने पहुंचता है, लेकिन तभी वहाँ सुधा आ जाती है और उस लड़की के सामने चंद्र की सारी पोलपट्टी खोल देती है। लड़की वहाँ से चली जाती है और सुधा चंद्र को बताती है कि वो जानती थी कि चंद्र वैसे भी उसे रिजेक्ट करने वाला था। बाद में दोनों फिर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और भोपाल घूमते हैं। सुधा अपनी जिंदगी के बारे में चंद्र को बताती है। सुधा के पापा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर थे, लेकिन जब वो सिर्फ 10th क्लास में थी तभी उनका निधन हो गया। इसके बाद उसने एक सपना देखा, रतलाम से भोपाल आने का और फिर एक दिन मुंबई जाकर अपनी खुद की लॉ फर्म शुरू करने का। सुधा शादी को लेकर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी प्रायोरिटी है कि उसकी माँ का ख्याल रखना, अपने करियर में आगे बढ़ना और अपने सपनों को पूरा करना। एट प्रेजेंट वो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए लड़कों से मिल रही है। एक नाइट करीब 2 बजे चंद्र के पास सुधा का अचानक कॉल आता है। उसकी रूममेट गार्गी से उसकी भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ देती है। वहीं चंद्र बिना सवाल किए उसे लेने पहुंच जाता है। सुधा बताती है कि गार्गी से चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसे पूरा यकीन है कि गार्गी इवेंचुअली उसे वापस कॉल करेगी और वो उसके पास लौट जाएगी। एट प्रेजेंट चंद्र उसे अपने घर ले जाता है। घर में लड़कियों के आने की परमिशन नहीं थी, फिर भी चंद्र सुधा को सीक्रेटली अंदर ले जाता है और तभी सुधा चंद्र से एक ऐसी बात कहती है जिससे साफ हो जाता है कि उसके मन में भी चंद्र के लिए फीलिंग्स बनने लगी हैं। जिस इंसान को वो शुरू में बोरिंग समझती थी, शायद वो उतना बोरिंग था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में प्रीति और चंद्र के रिश्ते के पीछे एक पेनफुल ट्रुथ छिपा हुआ था। प्रीति जानती थी कि चंद्र आज भी सुधा को पूरी तरह से भूल नहीं पाया। चंद्र ने उसे सुधा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जितना बताया उससे प्रीति सब समझ चुकी थी। वो कभी भी सुधा की जगह लेने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसे इस बात का काफी दुख है। इसी बीच प्रीति की मुलाकात फिर राहिल से होती है। राहिल उसे एनकरेज करता है कि वो अपनी राइटिंग को सीरियसली ले और अपने ब्लॉग को पब्लिश करे। इसी बातचीत में वो प्रीति को बताता है कि वो जल्द ही कैलिफोर्निया जाने वाला है। और दूसरी तरफ कहानी फिर से पास्ट टाइमलाइन में लौटती है, जहाँ अब सुधा कुछ समय के लिए चंद्र के घर पर ही रहने लगती है। चंद्र उसके लिए चाय बनाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबली हो चुके थे। सुधा को गार्गी के कई कॉल आ चुके थे, लेकिन वो फिलहाल वापस जाने के मूड में नहीं थी। इसी बीच चंद्र की मेड घर पर आती है और अचानक चंद्र के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो पहले सुधा को अपनी दोस्त की बहन बताने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सच छुपा नहीं पाता और मेड से बस इतना कहता है कि वो इस बात को किसी के से शेयर ना करे। लेकिन इन सब के बीच चंद्र और सुधा की बॉन्डिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। सुधा की बातें चंद्र को पसंद थी और दोनों के बीच की केमिस्ट्री अब साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी सुधा की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है
जो उसके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। जब वो अपने ऑफिस में होती है तभी उसके सीनियर उसे बताता है कि उसके अच्छे काम की वजह से मुंबई की एक बड़ी लॉ फर्म से उसे ऑफर मिला है, यानी वो मौका जिसका सुधा सालों से इंतजार कर रही थी, मुंबई जाने का। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सुधा अपने सपनों के पीछे जाएगी या फिर चंद्र के साथ बन रहा ये रिश्ता उसके सारे प्लान्स बदल देगा। लेकिन सुधा इस ऑफर को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उधर चंद्र 2 दिन के लिए इंदौर गया हुआ था और सुधा उसके घर में अकेली थी। इसी दौरान उसकी नजर चंद्र की पुरानी डायरी पर पड़ती है। डायरी में चंद्र ने अपने कई सपने लिखे होते, उन्हीं में से एक था उसका अपना खुद का एक कैफे खोलना। सुधा को चंद्र का ये सपना इतना पसंद आया कि वो उस ड्रीम कैफे का नाम रख देती है मुसाफिर कैफे, और यही वो नाम था जो आगे चलकर चंद्र और प्रीति के कैफे की पहचान बनता है। चंद्र 2 दिन बाद घर वापस लौटता है। सुधा को देखते ही दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ऐसे बातें करते हैं कि जैसे वो कई महीने से एक दूसरे से दूर थे। चंद्र सुधा को कॉफी बनाना सिखाता है और इसी दौरान उसे सुधा के मुंबई वाले ऑफर के बारे में पता चलता है। लेकिन चंद्र अभी इस बात पर उससे कुछ नहीं कहता। सुधा अपनी फ्रेंड गार्गी को बताती है कि चंद्र उसे बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग लगता है, वो बहुत केयरिंग है और अब उसे लगने लगता है कि शायद चंद्र वही इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। उधर चंद्र के बॉस उसे दिल्ली जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चंद्र साफ मना कर देता है। उसके बॉस समझ जाते हैं कि चंद्र की जिंदगी में कोई खास लड़की आ चुकी है। धीरे धीरे चंद्र, सुधा और गार्गी की मुलाकात होती है और गार्गी भी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच अब सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रही। इसके बाद चंद्र सुधा को अपने पास्ट के बारे में बताता है। चंद्र की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बचपन से प्यार करता था, जिससे शायद शादी भी कर लेता, लेकिन वो लड़की अमेरिका चली गई। उसके पीछे चंद्र को भी अमेरिका जाना पड़ा। इसके लिए उसके पिता को करीब 35 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद चंद्र को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किसी और को चुन लिया है। चंद्र के लिए ये सबसे बड़ा शॉक था। उसने वहाँ मेहनत करके जॉब की, लेकिन जब उसे लगा कि अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा तो वो वापस इंडिया लौट आया। वापस आने के बाद उसके ऊपर भारी कर्ज था, इसीलिए उसने भोपाल में काम किया और धीरे धीरे अपना पूरा कर्ज खुद चुका दिया। अगली सुबह सुधा चंद्र को बताती है कि मुंबई वाला ऑफर फिलहाल सस्पेंड हो गया है। ये सुनकर चंद्र को भी अंदर से खुशी होती है, क्योंकि अब तक उसे भी एहसास होने लगा था कि सुधा उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। दोनों की क्लोजनेस बढ़ती जाती है। दोनों अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। लेकिन प्रेजेंट में प्रीति के मन में एक सवाल लगातार बनता जा रहा था। एक दिन वो चंद्र से पूछती है कि अगर कभी सुधा उसके सामने वापस आ गई तो। चंद्र इस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं देता, वो बात को टाल देता है और यही चीज प्रीति को अंदर से परेशान कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सुधा को मुंबई से मिला ऑफर सिर्फ 3 हफ्ते के लिए था, इसीलिए वो जाने से पहले चंद्र के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी और दोनों के लिए अंडमान की टिकट बुक कर देती है। एक सुबह चंद्र को पता चलता है कि उसकी माँ आज उसके घर आने वाली है। ये खबर सुनते ही सुधा परेशान हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सुधा जल्दी जल्दी पैकिंग करती है और गार्गी के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती दरवाजे पर चंद्र की माँ पहुँच जाती है। चंद्र तुरंत अपनी माँ से झूठ बोलता है कि सुधा उसके दोस्त की फ्रेंड है, लेकिन उसकी माँ इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। सुधा ने जो हुडी पहन रखी थी वो चंद्र की थी। ऊपर से घर की मेड की बातों से उसकी माँ को अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की यहाँ पहली बार नहीं आई। कुछ ही देर में सुधा वहाँ से चली जाती है। चंद्र की माँ मेड से यही सवाल करती है तो मेड कहती है कि चंद्र पहले से ही कहीं ज्यादा खुश रहने लगे हैं, सुबह उठकर गाना तक गाते हैं। उधर सुधा वापस गार्गी के घर पहुँचती है। उससे चंद्र और माँ के बारे में बताती है। गार्गी भी उसे कहती है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर चंद्र से शादी क्यों नहीं कर लेती, लेकिन सुधा का जवाब बिल्कुल साफ था कि मैं नहीं कर सकती। सुधा साफ कहती है कि वो अपने करियर और ड्रीम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तभी उसके बॉस का फिर से कॉल आता है। वो बताते हैं कि मुंबई वाला ऑफर अभी भी उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन सुधा को फाइनल डिसीजन लेना होगा। उधर चंद्र के सामने भी एक बड़ा डिसीजन आ जाता है। उसे प्रमोशन मिल जाता है और कंपनी उसे दिल्ली भेजना चाहती है, लेकिन चंद्र भी कंफ्यूज था क्योंकि वो सुधा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इसी बीच चंद्र की माँ को अंडमान की टिकट मिल जाती है। अब वो चंद्र से सवाल करती है कि आखिर दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं। चंद्र सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि वो और सुधा सिर्फ फ्रेंड्स हैं,
लेकिन उनके बीच अभी शादी जैसा कुछ नहीं है। बाद में चंद्र ये सारी बातें सुधा को बताता है। तब सुधा एक तरीका निकालती है। वो कहती है कि अगर उसकी माँ अभी भी चंद्र के लिए लड़की देख रही है तो चंद्र उन लड़कियों से मिलता रहे। इससे उसकी माँ को लगेगा कि दोनों के बीच कोई सीरियसनेस नहीं है। चंद्र उसकी बात मान लेता है और कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर देता है। इन सारी बातों को वो सुधा के साथ शेयर करता रहता है। आखिरकार चंद्र की माँ उसे सीधा पूछ लेती है कि तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही? मुझे पता है कि तू सुधा को पसंद करता है। चंद्र भी सच छुपाता नहीं है। वो कहता है कि सुधा बहुत अच्छी लड़की है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ कहती है कि जब सब कुछ क्लियर है तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन चंद्र जानता था कि सुधा शादी के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने करियर गोल्स हैं और वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। चंद्र की माँ उसे एक बात समझाती है कि ऐसा तेरे साथ पहले भी हो चुका है, इस बार फैसला सोच समझ कर लेना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मुसाफिर कैफे में एक अंकल की एंट्री होती है जिनसे चंद्र और प्रीति बेहद क्लोज थे। कैफे शुरू करने में उन्होंने दोनों की बहुत मदद की थी और वो उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। लेकिन अब अंकल बताते हैं कि वो हमेशा के लिए कैलिफोर्निया जा रहे हैं। जाने से पहले वो अपना घर चंद्र और प्रीति को देने की बात करते हैं ताकि दोनों उसे अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सुनकर दोनों खुश होने की बजाय इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए अंकल सिर्फ एक हेल्पफुल नहीं बल्कि फैमिली का हिस्सा थे। उधर सुधा अपने घर रतलम पहुंचती है। उसकी माँ भी समझ जाती है कि सुधा की जिंदगी में कोई खास इंसान आ चुका है। सुधा आखिरकार अपनी माँ को चंद्र की पूरी कहानी बताती है और उसकी फोटो भी दिखाती है। माँ उसे समझाती है कि करियर और ड्रीम्स अपनी जगह है, लेकिन अगर जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो उसके साथ चलना भी जरूरी है। सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में किसी का सच्चा साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सुधा फिर भी अपने डिसीजन पर कायम रहती है। इसके बाद सुधा चंद्र से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वहां चंद्र उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन कंपनी उसे दिल्ली भेज रही है। हालांकि चंद्र साफ कह देता है कि वो सुधा को छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहता और फिर वो सुधा के सामने अपनी सबसे बड़ी इच्छा रखता है। वो कहता है कि शायद उसे ये जॉब करनी ही नहीं है। उसका असली ड्रीम एक कैफे खोलना है, ऐसा कैफे जो पहाड़ों के बीच हो। सुधा ये देखकर समझ जाती है कि ये सिर्फ कोई छोटा सा ड्रीम नहीं है। चंद्र सच में अपनी पूरी जिंदगी उस कैफे में देखता है। इसीलिए सुधा कहती है कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, अंडमान बाद में चले जाएंगे, पहले मसूरी चलते हैं, तुम्हारे कैफे के लिए परफेक्ट जगह ढूंढते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं और जल्द ही मसूरी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों उसी अंकल के घर में रुकते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि अंकल और उनकी पार्टनर ने शादी नहीं की, लेकिन फिर भी सालों से एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। शायद यही चीज सुधा और चंद्र को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि हर रिश्ते को एक नाम देना जरूरी नहीं होता। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सुधा अब मुंबई में अपना खुद की लॉ फर्म चला रही थी और जल्द ही सिंगापुर शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसके मन में एक इच्छा थी कि एक बार मुसाफिर कैफे जाने की और शायद उससे भी ज्यादा चंद्र से मिलने की। वहीं पास में चंद्र और सुधा मसूरी में अपने ड्रीम कैफे की तलाश कर रहे थे। दोनों पूरे शहर में परफेक्ट लोकेशन ढूंढते हैं। सुधा पहली बार पहाड़ों पर आई थी और पहली नजर में ही उसे मसूरी से प्यार हो गया था। वो चंद्र से कहती है कि उसका सपना इतना खूबसूरत है कि कोई भी उससे प्यार कर बैठे। चंद्र चाहता था कि सुधा भी यहीं उसके साथ रहे, दोनों मिलकर कैफे चलाएं और इसी पहाड़ी शहर में अपनी जिंदगी शुरू करें। लेकिन तभी सुधा के पास भी एक बड़ा डिसीजन था। वो चंद्र को बताती है कि उसने मुंबई वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसे लगने लगा था कि अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं है। वो मुंबई जाएगी और अपनी लॉ फर्म के सपनों को पूरा करेगी। ये सुनकर चंद्र को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में अंकल हमेशा के लिए अमेरिका जाने से पहले चंद्र को एक आखिरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अब उसे सुधा को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीति ही उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर है। अंकल चंद्र को अपनी पार्टनर की एक रिंग देते हैं और चाहते हैं कि चंद्र इसी रिंग से प्रीति को प्रपोज करे। जाते वक्त अंकल भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब कहानी फिर पास्ट में लौटती है। चंद्र और सुधा वापस भोपाल आ जाते हैं। तभी चंद्र एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपनी जॉब छोड़ देता है। वो सुधा को कहता है कि ना वो दिल्ली जाएगा और ना वो उस जॉब में वापस जाएगा, बल्कि वो सुधा के साथ मुंबई जाएगा। वहाँ सुधा अपना करियर बनाएगी और चंद्र भी कोई जॉब ढूंढ लेगा। लेकिन ये सुनते ही सुधा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चंद्र से साफ कहती है कि मेरी वजह से तुम अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो तुमको मसूरी जाकर अपना कैफे खोलना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम दिल्ली जाकर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन चंद्र कहता है कि मेरा एक और सपना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तभी सुधा उसे एक और बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चंद्र बेहद खुश हो जाता है
और तुरंत कहता है कि अब दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी की बात सुनते ही सुधा का रिएक्शन बदल जाता है। वो साफ कह देती है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। सुधा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एक दिन सडनली सुधा मुसाफिर कैफे पहुँच जाती है। उसे देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं। जिस सिचुएशन का डर प्रीति को हमेशा से था, आखिरकार वही उसके सामने थी। सुधा और प्रीति पहले से ही एक दूसरे के बारे में जानती थी, इसीलिए दोनों के बीच बातचीत होती है। प्रीति बताती है कि चंद्र अगले दिन सुबह वापस आने वाला है। सुधा कहती है कि वो बहुत समय से मुसाफिर कैफे आने का सोच रही थी। उसने 3 बार रिजर्वेशन भी करवाया, लेकिन हर बार एंड मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। प्रीति उसे एक बात कहती है जो सुधा को अंदर तक हिला देती है कि चंद्र आज भी तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर सुधा पीछे हटना चाहती है। वो कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो चंद्र और प्रीति की जिंदगी के बीच नहीं आना चाहती। लेकिन प्रीति उसे रोक लेती है। वो कहती है कि चंद्र भी उससे मिलना चाहता है और एक बार दोनों को आमने सामने बात जरूर करनी चाहिए। इसके बाद कहानी फिर पास में चली जाती है। सुधा बताती है कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट गलत आया था, वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सुधा चंद्र से नाराज थी क्योंकि उसने शादी की बात शुरू कर दी थी। उसे डर था कि अगर वो शादी में बंध गई तो उसके सारे ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ड्रीम से कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी अपने ड्रीम से कम्प्रोमाइज करो। दोनों के बीच की दूरी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि सुधा आखिरकार चंद्र का घर छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में चंद्र वापस मुसाफिर कैफे आ चुका था। प्रीति उसे बताती है कि सुधा यहाँ आई है। चंद्र पहले उसे मिलने से मना कर देता है, लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि 8 साल बाद अगर सुधा उसके सामने आई है तो कम से कम एक बार उसे बात जरूर करनी चाहिए। आखिरकार चंद्र उसकी बात मान लेता है और फिर वो पल आता है जब 8 साल बाद चंद्र और सुधा एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों की आंखों में खुशी भी थी और इतने सालों की यादें भी। वहीं पास्ट में सुधा अपने घर वापस पहुंच चुकी थी। चंद्र के लगातार कॉल आते हैं, लेकिन सुधा ने कोई कॉल नहीं उठाया। चंद्र थोड़ी ड्रिंक कर लेता है और उसने सुधा के घर के लैंडलाइन पर कॉल कर देता है। कॉल उसकी माँ ने उठाया। नशे में चंद्र अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। वो सुधा की माँ से कहता है कि सुधा सिर्फ उनकी वजह से अपने ड्रीम से पीछे हट रही है। चंद्र की कुछ बातें सुधा को बहुत हर्ट करती हैं। वो गुस्से में फोन पर आकर चंद्र को खूब सुनाती है और कहती है कि आज के बाद उसे दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। उस एक कॉल के बाद दोनों की कहानी जैसे वहीं खत्म हो जाती है। अब प्रेजेंट में दोनों आमने सामने बैठते हैं। सुधा बताती है कि वो जल्दी ही सिंगापुर शिफ्ट होने वाली है और जाने से पहले एक बार यहाँ जरूर आना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। अब चंद्र को देखकर सुधा समझ जाती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। सुधा खुश थी कि चंद्र अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन दोनों को अपने पास्ट के आखिरी फेज का बहुत रिग्रेट था। सुधा कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लव स्टोरी इस तरह से खत्म होगी। चंद्र बस इतना कहता है कि पुरानी कहानी खत्म होती है, तभी तो नई कहानी शुरू होती है। तभी सुधा एक और बड़ा सच बताती है। वो 3 साल पहले ही मुसाफिर कैफे आ चुकी थी। उसने चंद्र और प्रीति को साथ देखा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, इसीलिए सुधा वहाँ से बिना मिले ही वापस चली जाती है। चंद्र भी उसे बताता है कि वो भी एक बार मुंबई गया था। वहाँ उसने सुधा को अपने करियर में खुश और सक्सेसफुल देखा, इसीलिए वो दूर से ही उसे देखकर वापस चला गया। वो भी सुधा की जिंदगी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। इसके बाद सुधा बताती है कि उस पुराने फोन कॉल की वजह से उसे भी बहुत रिग्रेट था, लेकिन उसकी माँ ने चंद्र की बातों को दिल से कभी नहीं लिया। फिर सुधा बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो बिल्कुल अकेली है और जल्द ही अपने पार्टनर विनीत के साथ सिंगापुर जाने वाली है। उधर प्रीति को चंद्र के कमरे में से एक रिंग मिलती है। वो समझ जाती है कि चंद्र शायद उसे प्रपोज करने वाला था। अब चंद्र और सुधा के बीच आखिरी मुलाकात का वक्त आ चुका था। सुधा चंद्र से कहती है कि उसे यहाँ एक बार आना ही था। अगर वो नहीं आती तो शायद उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया है। फिर वो चंद्र से पूछती है कि क्या अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन चंद्र का जवाब बिल्कुल क्लियर था। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो आगे बढ़ चुका है, उसके कुछ नए ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स में अब प्रीति भी शामिल है। चंद्र कहता है कि प्रीति ने उसके साथ रहने के लिए बहुत सारी चीजों में कम्प्रोमाइज किया है, इसीलिए अब वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। अब मेरे ड्रीम्स ही नहीं, प्रीति के ड्रीम्स भी मेरे हैं।
ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह गया है। इसी बीच रिसेप्शन पर एक लड़का आता है, विनीत। वो बताता है कि उसका रिजर्वेशन है और सुधा उसकी गर्लफ्रेंड है। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। सुधा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने नहीं आते, वो हमें बदलने, कुछ सिखाने और कुछ खूबसूरत यादें देकर आगे बढ़ जाने के लिए आते हैं। चंद्र और सुधा की कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन शायद दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में वही मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी इमोशनल नोट के साथ इसकी कहानी यही एंड होती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज और वेब सीरीज की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।